हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, माई सेल्फ इज निशा वर्मा एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट टीएमबी। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये नवा लेक्चर है और हम लोग पढ़ रहे थे वायरस। ठीक है, हम लोग बैक्टीरिया कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टीएमबी। तो देखिए, टीएमबी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, एंड टीएमबी डिस्कवर्ड बाय द्मित्री इवानोविस्की इन 1892 एंड स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड टीएमबी। स्टैनले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीएमबी को क्रिस्टलाइज करा था 1935 में। एंड ही इज़ नोबेल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री। इनको केमिस्ट्री में किसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1946 में। और अब देखते हैं हम लोग कि टीएमबी कैसे दिखता था। तो टीएमबी रॉड शेप अपीयरेंस का होता है। ठीक है, एंड इलोंगेटेड वायरस। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में होता है। ओके, एंड इसका जो कोर बना हुआ होता है इसको कैप्सिड बोलते हैं। जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं पूरे को मिला के। और ये कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। इसकी हाइट होती है वो 300 मिली माइक्रोन की होती है। अगर इसको एंगस्ट्राम में कैलकुलेट करेंगे तो 3000 आता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 70 मिली माइक्रोन या फिर 18 मिली माइक्रोन तक होती है। ठीक है, अब देखिए टीएमबी होता है, ये कैसा होता है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर, इसका जो नेचर होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर का होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, दो चीज़ों से बना होता है। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड इसमें कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और ये 5.6% होता है। ठीक है, और प्रोटीन इसका क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है, जो इसका 94.4% होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड तो कितना कितना अमाउंट होता है? अब देखिए यहाँ पे 6000 टू 6400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओके, अब देखिए कैप्सिड का जो यूनिट होता है वो कैप्सोमियर कहलाता है। ठीक है, और एक टीएमबी में 2130 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं। ओके, वन कैप्सोमियर 158 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। ओके, एंड 16 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसका जो वेट होता है, वन कैप्सोमियर, एक कैप्सोमियर का वेट 18,000 डाल्टन तक होता है। ओके, एंड 130 टन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं कैप्सोमियर के। ओके गाइस, अगर आपको पसंद ना आ रहा हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि कुछ खामियां हो उनको हम दूर कर सकें। अब देखिए, यदि टीएमबी का इन्फेक्शन हो जाता है, प्लांट को टीएमबी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक है, तो प्राइमरी सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? पहला होता है वेन क्लियरेंस एंड सेकेंड होता है लोकल लेजन्स। देखिए वेन क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वेन्स होती हैं, वेन्स आप लोग को दिख रही होंगी, ये देखिए, तो यहाँ पे पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है एंड अदर पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वेन जो होती है वो क्लियर दिखने लगती हैं, तो इसी को वेन क्लियरेंस बोलते हैं। एंड लोकल लेजन्स, लोकल लेजन्स में क्या होता है? लीफ में पैचेज की फॉर्म में जो धब्बे पर पैच पड़ जाते हैं, मतलब धब्बे टाइप के हो जाते हैं, वहाँ का क्लोरोफिल वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती है वो वहाँ की नष्ट हो जाती है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो यहाँ का जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह हैं सारे ख़त्म हो चुके होते हैं और एक तरह से यहाँ पे बीच बीच में लीफ पीली पड़ जाती है,
मतलब येलो टाइप की हो जाती है, न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसी को लोकल लेजन्स बोलते हैं। एंड सिस्टमैटिक सिम्टम्स या फिर सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये देखिए, डाउनवर्ड कर्वेचर, लीफ का डाउनवर्ड कर्वेचर होता है। डाउनवर्ड कर्वेचर आप लोग समझते होंगे, जैसे कि लीफ का नीचे की तरफ मुड़ जाना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लीव्स मुड़ जाती है, जैसे मान लो कि कोई जैसे ये लीव्स है, ये आपको यहाँ पे लीव्स दिख रही है, ठीक है, अभी इसका ये कर्वेच ऐसे ये मुड़ जाए, नीचे के लिए ये मुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कर्वेचर। एंड मॉल्टिंग, मॉल्टिंग का मतलब होता है कि लीव्स में जगह जगह पे लीव्स सड़ जाती है, तो उसको मॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, जो लीव्स के टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। ये इसके सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एंड स्टंट ग्रोथ एंड लेस प्रोडक्टिविटी, तो जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, इसका जो इन्फेक्शन होता है टीएमबी का, वो टोबैको लीफ पर होता है, तो वहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है उस प्लांट की। एंड लेस प्रोडक्टिविटी, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है टोबैको का वो कम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिरियोन्स, तो बिरियोन्स क्या होते हैं, अब देखिए, स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस वायरसेस, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये इन्फेक्टियस नेचर के होते हैं, तो इसको स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस वायरसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट इन्फेक्टियस वायरल पार्टिकल्स, कंप्लीट मतलब इसमें प्रोटीन भी होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है, इसीलिए इसको कंप्लीट इन्फेक्टियस वायरल प्रोटीन पार्टिकल्स बोला गया है, ओके। अब देखिए, एक टर्म्स है बायरोइड वर्सेस बायरिसोइड, ठीक है। तो बायरॉइड हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, बायरोइड, ओइड मतलब अवॉइड, तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं होती है, प्रोटीन्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं एंड इसमें नो प्रोटीन्स, कोई प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है। यहाँ पे बायरिसोइड होते हैं, तो बायरिसोइड भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं एंड नो प्रोटीन्स, यहाँ पे भी कोई प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे वायरोइड होते हैं, वो क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं इनसाइड होस्ट, होस्ट में अगर ये होस्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सेल्फ रेप्लिकेशन कर लेते हैं, बट बायरिसोइड ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं एंड नीड ए हेल्पर वायरस, इनको एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन करने के लिए, ओके। एंड बायरिसोइड कितना होता है, ये 350 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब एक टर्म्स आता है प्रियोन्स, तो प्रियोन्स क्या होते हैं, देखिए, प्रियोन्स डिस्कवर्ड बाय प्रूशनर, ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गाइस ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन आता है कि प्रियोन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो देखिए, पी फॉर प्रियोन्स एंड पी फॉर प्रूशनर, ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एंड नोबल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, तो ये जो प्रूशनर थे ये नोबल प्राइज़ विनर थे, इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबल प्राइज़ दिया जा चुका था, ठीक है। अब देखिए प्रियोन्स क्या होते हैं, तो देखिए, क्रोमोसोम होता है 20th क्रोमोसोम, तो 20th क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं जो पीआरपी प्रोटीन बनाते हैं, ओके। अब देखिए, पीआरपी प्रोटीन क्या होती है, तो मतलब ये एक नॉर्मल प्रोटीन होती है जो फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होती है, फंक्शन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको पीआरपीसी, इसका प्रोटीन का नाम है पीआरपीसी। अब देखिए, नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन, ओके। एंड इसका नेचर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है, ठीक है। एंड एक्सप्रेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पर ये एम्बेडेड रहती है, ठीक है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में, ओके। वही लिखा हुआ है ऑन सरफेस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर ये एम्बेडेड रहती है, ठीक है।
तब देखिएगा फंक्शन इसका क्या होता है, तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एंड हेल्प करती है इन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, फिर कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। जो सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी कम्युनिकेशन होते हैं सेल के अंदर, उसके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो PRP सी प्रोटीन होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन। मतलब कोई भी प्रोटीज एंजाइम होता है वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल प्रोटीन होती है। अब देखिए इन हेलिकल फॉर्म इन न्यूरॉन्स, अब ये नॉर्मल प्रोटीन इन हेलिकल अल्फा हेलिकल फॉर्म से न्यूरॉन्स में ये अल्फा हेलिकल फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और ये नॉर्मल प्रोटीन होती है। अब देखिए यदि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन हो जाता है, तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड। अब ये फोल्ड होके कैसी हो जाती है, पहले तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिकल फॉर्म कैसी है, प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि ये फोल्ड होके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये बीटा प्लीटेड प्रोटीन बना लेती है। ठीक है, तो इस प्रोटीन को PRP-SC बोलते हैं। अब देखिए PRP-SC का मतलब होता है स्क्रैपी डिजीज़। जब इस पर SC लग जाता है ना, तो ये अभी ये हो गई डिजीज़ कॉज करने वाली। तो पहली बार इसको डिस्कवर करा गया था शीप में। ठीक है, तो ये स्क्रैपी डिजीज़ डिस्कवर्ड इन शीप, ये शीप में डिस्कवर करी गई थी। ठीक है, अब देखिए इन फॉर्म ऑफ, अब ये क्या करती है, अब देखिए गाइस स्क्रैपी डिजीज होती है वो तो कैटल वगैरह में हो जाती है, जैसे शीप वगैरह में होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। देखिए इन द फॉर्म ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल। अब देखिए मान लीजिए ये कोई नर्व सेल है, ये गाइस कोई नर्व सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका यहाँ पे डिपोजिशन होने लगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे इसका डिपोजिशन होने लगा, जिससे इसका जो अपीयरेंस है, इसका जो न्यूरॉन का अपीयरेंस है वो अलग तरह का हो गया। ये नॉर्मल, पहले तो ये नॉर्मल दिख रही थी नर्व सेल, अब इसका जो अपीयरेंस था, मतलब ये अब नॉर्मल नहीं दिख रही है, अब ये एबनॉर्मल दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं ब्रेन के, एक माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स, तो ये क्या करेंगे, ये इसको डिग्रेड करने लगते हैं। इनको लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स है जो ब्रेन में आ गया है, तो ये इसको फैगोसाइटोज करने लगते हैं। तो जिससे ये फैगोसाइटोज करने से क्या होता है, ये न्यूरॉन्स होते हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं। अब इनका डिग्रेडेशन होने लगेगा, है ना। अब ये डिग्रेड होने लगे, तो डिग्रेड न्यूरॉन्स का अगर डिग्रेडेशन होने लगा ब्रेन में, तो क्या होगा, एक न्यूरो डिग्रेडेटिव डिजीज़ हो जाएगी, जैसे कि अल्जाइमर, है कि नहीं। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन फॉर्म ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल में डिपॉजिट हो गई, तो दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टार्ट फैगोसाइटोज बाय माइक्रोग्लियल सेल्स ऑफ ब्रेन कॉल्ड न्यूरो डिग्रेडेशन। तो ये न्यूरो डिग्रेडेशन कहलाएगा, जैसे कि अल्जाइमर। ठीक है, ऐसा अल्जाइमर में होता है। अब हम लोग डिजीज़ देख लेते हैं, तो एनिमल डिजीज़, एनिमल्स में ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे स्क्रैपी डिजीज़ कॉज्ड इन शीप एंड गोट। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE। ठीक है, और मैड काउ डिजीज़। ठीक है, ब्रेन बिकम पोरस लाइक स्पॉन्ज। इसमें क्या होता है
कि जो ब्रेन होता है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि स्पॉन्ज हो, पोरस हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन में ये क्या करता है। तो ह्यूमन में एक डिजीज़ बहुत कॉमन है जिसको बोलते हैं कुरू डिजीज़, एंड इसको लॉफिंग डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ह्यूमन मतलब हंसते हंसते उसकी डेथ हो जाती है। एंड ये क्या करता है, ये शो कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म क्या होता है? कैनाबलिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज को खाने लगती है, जिसको कैनाबलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस कुरू डिजीज़ में ऐसा भी होता है। यहाँ पे जिन ह्यूमन को कुरू डिजीज़ होती है तो वो कैनाबलिज्म शो करते हैं। एंड सेकेंड वन होती है अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, जैसे हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा था, तो ये उस टाइप से है। इसमें अल्जाइमर में भी न्यूरॉन्स का डिग्रेडेशन होने लगता है। एंड थर्ड वन होती है फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, FFI। ठीक है, ये भी इसी से होती है, प्रियन से ही होती है। एंड क्रूजफेल्ड्स जैकोब डिजीज लाइक BSE। ठीक है, BSE मतलब बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो ये भी प्रियन से ही होती है। ये सारी डिजीज प्रियन से होती हैं। ठीक है, अब गाइस हम लोग देख लेते हैं वायरस में कनेक्टिव लिंक। देखिए वायरस को कैसे एक्ट करा जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस के पास कुछ फीचर तो लिविंग के होते हैं एंड कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग में होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं। अब देखिए लिविंग कैरेक्टर में ही ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये यदि बॉडी के कांटेक्ट में होता है, लिविंग के कांटेक्ट में होता है, तो ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में क्या होता है, ये लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड लिविंग कैरेक्टर क्या है कि ये कॉज डिजीज़, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, एंड और इसका लिविंग कैरेक्टर क्या है, जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है और ये म्यूटेशन शो करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ठीक है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ये म्यूटेशन शो करते हैं और ये ट्रांसफ़र होते हैं एक स्पीसीज से अनदर स्पीसीज में। तो ये इसके लिविंग कैरेक्टर होते हैं। एंड इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर देख लेते हैं। इनमें किसी तरह का कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ये कोई सेल्स इनमें नहीं होता है, इनमें किसी तरह का कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, नो सेल्स, नो साइटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म एंड नो सेल वॉल, किसी तरह की कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर इसके होते हैं नॉन लिविंग के। एंड कैन बी क्रिस्टलाइज, और ये इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, और ये सेल के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो ये निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर इनके कैसे होते हैं, नॉन लिविंग के होते हैं। तो इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। ओके, चलो गाइज आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल फर्दर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड फिर देखेंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।